नमस्कार दोस्तों, एनके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट थर्ड आईटी एग्जामिनेशन जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है ट्रेड थ्योरी का, उसके टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कुछ लोगों का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो उसी को देखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन और भी अच्छा हो सके। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एसडब्ल्यूजी से तार का आकार मापने की परास यानी सीमा वो क्या होती है। एसडब्ल्यूजी का जैसा फुल फॉर्म आप लोग जानते भी होंगे, स्टैंडर्ड वायर गेज। एक वायर का जो होता है व्यास यानी सीमा परास मापने की एक युक्ति है जिनके द्वारा तार का व्यास मापा जाता है, आकार मापा जाता है। और इसका जो व्यास का जो परास होता है न्यूनतम 0 से 36 होता है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 0 से अगर जितना ज़्यादा परास होगा यानी कि व्यास होगा उसमें वायर की साइज यानी मोटाई जो थिकनेस है वो उतना ही कम होते रहेगा। जैसे कि मान लें अगर 36 एसडब्ल्यूजी का एक वायर है तो उनका जो साइज होगा थिकनेस होगा वो उससे कम। अगर हम ऑप्शन लेस दैट 30 mm का जो होगा साइज होगा 30 एसडब्ल्यूजी का 36 एसडब्ल्यूजी के मुकाबले काफ़ी मोटा होगा। यानी परास जैसे जैसे कम होते जाएगा वायर की साइज वैसे बढ़ते जाती है। ठीक है ना, जैसे जैसे कम ज़्यादा होगा वैसे वैसे साइज उसका घटते जाता है। तो इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 से 36। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है। देखिए विस्तार लाइन अगर देखें इंग्लिश में विच कंडक्टर आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 11,000 का जैसे लाइन जाता है ये कहीं बांटते हैं ट्रांसफार्मर में, उसमें बोला गया है कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि बेयर कंडक्टर एक बोला जाता है नंगा कंडक्टर, नंगा वायर, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। ये जो नंगा वायर होता है एल्युमिनियम का कंडक्टर होता है वही यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। देखिए इसमें विद्युत उपकरण मतलब दिया ऐसा चीज़, जैसे पहला ऑप्शन है कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज जो होता है यह एक प्रकार का फ्यूज ही है। इसमें तांबा तथा टीन से बनाया जाता है। यहाँ पर जो फिगर में दिखाया भी जा रहा है कार्ट्रिज फ्यूज का दिखाया गया है। इसमें तांबा होता है 63% और टीन जो होता है 37% होता है। ये एक तांबा और टीन का जो मिश्र धातु है उससे बनाया जाता है और इसे एक ट्यूब में पोर्सिलिन को ट्यूब में बंद कर दिया जाता है। इसका जो रेटिंग होता है 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक बनाया जाता है। ठीक है, और ये अगर एक बार फ्यूज हो जाए तो इस फ्यूज का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो है जैसे पूरा बांधने योग्य फ्यूज रिवायरेबल, ये इस प्रकार का जो फ्यूज दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आपको, ये रिवायरेबल। इसमें अगर एक बार फ्यूज हो भी जाता है तो फिर दोबारा आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है एमसीबी जो कि सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये फ्यूज का काम करता है, सेफ्टी डिवाइस है, बट क्या करता है कि ये उड़ता नहीं है, इसको ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं, तो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये 100 एम्पियर तक के रेटिंग में मिलता है, मार्केट में उपलब्ध है। और चौथा ऑप्शन है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज, जो इस प्रकार का फ्यूज जो आपको दिखाई पड़ रहा है नीचे में, ये फ्यूज HRC फ्यूज है। ये फ्यूज भी कार्ट्रिज फ्यूज की तरह ही होता है। ये भी एक जब खत्म हो जाती है, उड़ जाती है, जल जाती है, फिर दोबारा नहीं बनता है। इसका जो रेटिंग होता है ये काफ़ी होता है, ये सेंसिटिव होता है। ये लगभग अगर बात करें 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक की क्षमता में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से अपना अगर ऑप्शन हो जाएगा अधिक धारा प्रवाह के लिए, मतलब अधिक बार अगर यूज कर सकते हैं तो सबसे अधिक हमारा होता है फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, पुनः बांधने योग्य फ्यूज। ये बार बार हम जैसे उड़ जाए तो फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। यानी इनका कहना है कि धात्विक कवच जो अंदर की वायर है उनको चोट से कौन बचाता है। भूमिगत वायर में जो भूमिगत केबल होता है, देखिए केबल में मुख्य रूप से अगर देखें तो 6 पॉइंट होता है, 6 बिंदु होते हैं। जो पहला यहाँ पर फिगर में दिया है, पहला जो भाग है ये कंडक्टर होता है, मेरा वायर होता है, जो कंडक्टर होता है अंदर में, उनके ऊपर एक जूट का या पेपर का एक इंसुलेशन चढ़ाया जाता है उस वायर को बचाने के लिए, ताकि नमी नहीं जाए, कुछ किसी चीज़ से खतरा ना हो वायर को। और जूट को भी बचाने के लिए
जूट के ऊपर से, ताकि चोट लगे तो वायर पर, कंडक्टर पर कोई असर न हो। तो लेड शीथ एक मटेरियल डाला जाता है और लेड शीथ को बचाने के लिए उसके ऊपर एक बेडिंग किया जाता है। ये जूट का होता है या पेपर का, एक लेप इस पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ये वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, ये पतली पतली स्टील की पत्ती होती है जो ये धातु को या वायर को चोट लगने से, अगर इस पर कोई चोट लग जाए, कट जाए, फटे जाए, तो उनसे बचाने में सहायता प्रदान करती है। और ये सबसे ऊपर का आवरण होता है कवर सेविंग, जो ये सबके इसकी आर्मरिंग की सुरक्षा करता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन में पूछा गया कि धात्विक कवच मतलब चोट से रक्षा कौन रखता है, चोट से रक्षा, देखिए ये सब चोट से रक्षा नहीं कर सकता है। ये वाली आर्मरिंग जो है ये स्टील का बना होता है, लोहे का बना होता है, पत्ती होता है एक, यही हमारी चोट से रक्षा करता है। आर्मरिंग जो है इसका नाम आर्मरिंग होता है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा आर्मरिंग। बेडिंग, देखिए यहाँ पर जो बेडिंग है, ये बेडिंग क्या काम करता है, जो लेड शीथ होता है उसको नमी होने से बचाता है, उसमें क्षति होने से, कहीं कोई ऑक्सीकृत ना हो जाए, नमी ना आए, उससे बचाती है, ठीक है। लेड शीथ जो आप देख रहे हैं, ये लेड शीट पेपर इंसुलेशन के ऊपर चढ़ा रहता है, उसमें नमी को रोकती है, ठीक है। और सर्वरिंग एरिया जो है, सर्वरिंग, ये सबसे बाहर का कवच होता है जो कि नमी से या किसी चीज़ से इसको बचाती है। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, आर्मरिंग। अगर कहीं पूछा जाए चोट से कौन बचाता है, तो आर्मरिंग ही बचाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर, अभी जस्ट वही देखिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए बेयर कंडक्टर, जो कि इस प्रकार का देखेंगे आप, पोल पर जाता है कंडक्टर, वायर का, कई वायर का गुच्छा था एल्यूमिनियम का, इसी हम बेयर कंडक्टर बोलते हैं। वैसा कंडक्टर जिस पर कोई इंसुलेशन ना चढ़ा हो, वो बेयर कंडक्टर कहलाता है, नंगा तार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसी में एक क्वेश्चन रह गया है। अब एक क्वेश्चन आया है, XLPE का पूर्ण रूप क्या है। ये एक वायर होता है, भूमिगत केबल जो होता है उसी का रूप है XLPE। इसका होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। एक वायर होता है जो कि भूमिगत केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल में किया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। अगला क्वेश्चन, जोड़ों पर टांका मतलब सोल्डरिंग लगाने का, कोई भी जोड़ है, ज्वाइंट है, उस पर सोल्डरिंग लगाने का क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन का कहना यही है। तो देखिए हम लोग सोल्डरिंग जो लगाते हैं वो कई विधि से लगाते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य कारण होता है उनकी शक्ति को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ठीक है। अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक शक्ति को बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ पर एक फिगर में आप दिखाया गया होगा कि ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का कनेक्शन है। हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर सप्लाई के या लोड के एक्रॉस जुड़ता है, मतलब सप्लाई के एक्रॉस पैरेलल में जुड़ता है, समानांतर क्रम में जुड़ता है, और वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। और ये एमीटर, जैसा फिगर में दिखाया गया है यहाँ पर कि एमीटर है, एमीटर हमेशा सीरीज यानी समानांतर क्रम, सॉरी सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन का कहना है कि यदि इस वोल्ट मीटर को, मतलब कर ले रहे हैं, क्वेश्चन का कहना है कि यदि इस वोल्ट मीटर को, सॉरी हाँ, ये वोल्ट मीटर है, जो इस वोल्ट मीटर को अगर एमीटर की तरह यहाँ पर जोड़ दिया जाए इस चीज़ को, तो फिर क्या होगा, इसके रीडिंग पर क्या अंतर पड़ेगा या क्या होगा इसके साथ, वो क्वेश्चन का कहना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर का जो रीडिंग रजिस्टेंस जो होता है बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी आता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस कितना, आदर्श वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस जो होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस कितना होता है तो बहुत अधिक होता है। और वही उसी के जस्ट अपेक्ष में अगर पूछा जाए कि एमीटर का रजिस्टेंस कितना होता है तो बहुत कम होता है। एक आदर्श एमीटर का रजिस्टेंस कितना होता है, वो 0 के बराबर होता है लगभग, ठीक है। तो वही अगर ये वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह यानी सीरीज में जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, रजिस्टेंस होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप जब ज़्यादा हो जाएगा तो इनका जो रीडिंग होगा, पाठ्यांक जो होगा वो सबसे कम, बहुत कम देगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लो रीडिंग देगा, कम पाठ्यांक देगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ECC का विस्तार रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि ECC होता है अर्थ कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये अर्थ को ले जाने के लिए यानी अर्थ वायर जो होता है उसमें अगर कोई करंट होती है तो उसको ले जाने के लिए कंडक्टर यूज किया जाता है, वही होता है ECC, उसी को कहा जाता है अर्थ कैरिंग कंडक्टर। ऑप्शन अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ कैरिंग कंडक्टर। अगला क्वेश्चन है कि 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक यानी होल्डर का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि 300 वाट मैक्सिमम जो होता है, पहला ऑप्शन है एडिसन स्क्रू होल्डर।
एडिशन स्क्रू होल्डर का मतलब होता है ये इस प्रकार का जो होल्डर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये होल्डर होता है एडिशन स्क्रू टाइप का होता है। ये बैकेलाइट का नॉर्मल बना होता है। इसमें क्या होता है, थ्रेड कटा होता है अंदर में, और इसमें जो बल्ब लगता है बल्ब पर भी थ्रेड कटा होता है। बट ये क्या होता है, बैकेलाइट का होता है। इसकी जो क्षमता होती है वो मैक्सिमम 200 वाट तक ही होता है, ठीक है ना। 200 से या तो और अगर अधिक कर लें तो 200 से 300 वाट तक ही इस लैंप का यूज किया जाता है, सॉरी इस होल्डर का यूज करता है, अर्थात एडिशन स्क्रू होल्डर का। गोलियत स्क्रू होल्डर जो होता है सेम इसी प्रकार का होता है, लेकिन पोर्सलिन का, सॉरी ये बैकेलाइट का नहीं बना करके पोर्सलिन का बना होता है, जो आपके फिगर में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। ये कहते हैं गोलियत स्क्रू होल्डर। इसको बायोनेट होल्डर भी कहा जाता है। इसका उपयोग 300 वाट से अधिक लोड के लिए किया जाता है। इसमें भी सेम फंक्शन एडिशन स्क्रू की तरह ही होता है, बट अंतर सिर्फ ये होता है कि इसमें पोर्सलिन का जो अंदर का भाग होता है वो पोर्सलिन चीना मिट्टी का बना होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कौन, एंगल होल्डर। एंगल ये देखेंगे आप दीवार पर कहीं लगा रहता है, एक एंगल में झुकी हुई रहता है, इस प्रकार का होल्डर एंगल होल्डर कहलाता है। और ब्रैकेट होल्डर जो होता है ये भी इसी प्रकार का होल्डर होता है। उसमें कुछ ऐसे सिर्फ ब्रैकेट लगा रहा है, यहाँ पर होल्डर लगा रहता है, यहाँ पर स्टैंड लगा रहता है, उसमें आप लगा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए किसी भी लाइब्रेरी में या साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं ज़्यादातर। तो इस प्रकार का होल्डर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन का अपना क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार का होल्डर यूज किया जाता है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा गोलियत स्क्रू होल्डर या बायोनेट होल्डर, इसी का नाम है, इस प्रकार का होल्डर है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर, देखिए फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर होता है जो पुनः तार बांधने योग्य होता है रिवायरेबल, उसका होता है 1.11, और जो नहीं बांधने होता है वो होता है 1.4, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1.11। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों में के लिए कौन सी वायरिंग, मतलब कहीं भी अगर टेम्प्रोरी वायरिंग करनी है तो किस वायरिंग को वरीयता दिया जाता है। तो सबसे जो टेम्प्रोरी वायरिंग किया जाता है ये क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग ऐसा होता है जो कि छोटे छोटे पिन को लगा करके वायर को दीवार में लगा दिया जाता है सिर्फ टेम्प्रोरी के लिए, कुछ के लिए। जैसे ये कोई भी सिनेमा थिएटर हॉल लोकल जो होता है, मेला पर्व त्यौहार या फिर शादी ब्याह सब में जो यूज किया जाता है वो क्लिट वायरिंग ही यूज किया जाता है, ठीक है। अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लिट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है एक युक्ति दिया गया है, एक सिंबल दिया गया, पूछा गया इस सिंबल का नाम क्या है। देखिए इस प्रकार का सिंबल जो होता है हम लोग जानते हैं कि लिंक जो होता है ये इस प्रकार से बना होता है। फ्यूज हम लोग सबको जानते हैं कि फ्यूज होता है ये क्रॉस ऐसे जुड़ा रहता है, या फिर इस प्रकार से भी बना होता है फ्यूज। और ये पुल स्विच जो होता है वो पुल स्विच हम लोग जानते हैं कि ऐसे बना रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है प्लग और सॉकेट, ये सिंबल है प्लग और सॉकेट का है। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लग और सॉकेट, याद रखेंगे। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी युक्ति धूप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए ऑप्शन इस प्रकार से ही आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया है, पहला ऑप्शन दिया है फोटोवोल्टेइक सेल, देखिए, और दूसरा दिया है लिक्विड क्रिस्टल, ये एलसीडी है, एलसीडी का फुल फॉर्म दिया गया है, और ये एलईडी का है, ये लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर है, तीनों प्रकार का रजिस्टर है। और ये फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है इसी का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को, सॉरी सन ऊर्जा को यानी धूप को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है, और सोलर सेल का ही दूसरा नाम है फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है ना। हम लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर एक सोलर है सेल लिया गया है, सोलर सेल सन से सोलर पर आता है, और ये क्या करता है हमको डीसी कन्वर्ट करके अपने इन्वर्टर में दिया जाता है जो चार्जर होता है, और इन्वर्टर क्या करता है वो फिर बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी से फिर लेकर हमारे एसी में दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट भी एसी में दिया जाता है, किसी भी सप्लाई को सोर्स को दिया जाता है, लोड को दिया जाता है। इस तरह से अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश की इकाई क्या होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमको लग रहा है सब कोई जानते हम भी होंगे। आवेश हम लोग जानते हैं तो वोल्टेज जो होता है ये वोल्ट का इकाई होता है, एम्पियर जो होता है करंट का होता है, कूलम्ब जो होता है ये आवेश का होता है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कूलम्ब आवेश की इकाई जो है कूलम्ब होता है, और वाट हम लोग जानते हैं शक्ति होता है, पावर होता है, उसकी इकाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है, यानी सेकेंडरी सेल की बात कर रहा है। सेकेंडरी सेल में चार्जिंग करने के दौरान कभी कभी क्या होता है कि उसका जो प्लेट अंदर का सेल होता है उनका प्लेट मुड़ जाता है, और वो दोष क्या कहलाता है, वो दोष कहलाता है बकलिंग। बकलिंग होता है कि कम समय में अधिक करंट देकर अगर चार्ज करते हैं
तो फिर ये दोष पाया जाता है और ये इस दोष को बकलिंग कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए बैटरी को जब भी चार्ज करना चाहिए हमेशा कम करंट दे करके और धीरे धीरे चार्ज करना चाहिए। और ये कम समय में धीरे धीरे चार्ज करने की जो प्रक्रिया होती है ये ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। ठीक है, लोकल एक्शन जो होता है इसके अंदर में इंटरनली रेजिस्टेंस के कारण जो क्रिया होती है वो लोकल एक्शन कहलाता है, और पार्टिकल जो शॉर्ट होता है अंदर में जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसको कहलाते हैं। हार्ड सल्फेशन होता है वही बकलिंग के कारण जो होता है पैदा। अगला क्वेश्चन है इसमें से, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। देखिए जो हम पहले बताएं कि जो ट्रिकल चार्जिंग, बैटरी को अगर लंबे समय में ज़्यादा देर तक चार्ज करते हैं और कम करंट पर दे करके, तो वो विधि जो होता है हमारा ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। ठीक है ना। रेक्टिफायर विधि तो जानते हैं हम लोग, रेक्टिफायर का यूज AC को DC में करने के लिए होता है। कांस्टेंट करंट मेथड, ये बराबर इनका कहने का मतलब है कि जितना बैटरी का कैपेसिटी करंट का उतना ही से चार्ज करना। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कांस्टेंट पोटेंशियल, ये भी नहीं है आंसर। अपना ऑप्शन हो जाएगा अपना जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज में जो कलांतर होता है, फेज जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज सर्किट। सिंगल फेज में हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है फेज डिस्प्लेसमेंट, और 3 फेज में 120 डिग्री 120 डिग्री का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है, दो वाइंडिंग, यहाँ पर जैसे ट्रांसफार्मर देख लें, ये दो वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर में। अगर इधर से सप्लाई हम जिस साइड से सप्लाई होता है वो प्राइमरी कहलाता है, और जिस साइड से आउटपुट लेते हैं वो हमारा सेकेंडरी कहलाता है। इन दोनों के बीच में कुछ जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये इंडक्शन के कारण काम करता है। और इन दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो इंसुलेशन होता है प्रतिरोध, मतलब ये रेजिस्टेंस यहाँ का जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, कुछ इसमें जुटा नहीं रहता है, तो कितना होता है, ये हमेशा इनफिनिट होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। ठीक है, इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा अनंत, इनफिनाइट। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर जो हानि है, लॉसेस है, वो 1000 वाट है। ये तांबे की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं। आधे भार पर जो हानि होगा वो क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आए बिल्कुल ईजी। हम लोग जानते हैं कि जो वाट लॉसेस होता है वो वाट में निकाला जाता है, पावर वाट में निकाला जाता है। और आयरन लॉस या कुछ आयरन लॉस के लिए फार्मूला होता है I² × R होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ इसको याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आए कि हमारा पूर्ण भार पर, मतलब मान लीजिए कि यूनिटी पर अगर पावर या लॉसेस 1000 वाट है तो आधा पर क्या होगा। अगर यहाँ पर जो दिया रहेगा, यहाँ पर जो दिया रहेगा वाटेज में दिया रहेगा, पूर्ण भार दिया रहेगा या हाफ भार दिया रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको R की जगह रख देना है और जो निकालना होगा वो I की जगह रख देंगे। अब मान लिया जाए यहाँ पर दिया गया है, हमको एक एज्यूम करके चलते हैं कि पूर्ण भार पर ये है, मतलब यूनिटी पर है 1000 वाट। अगर इसको 1 का स्क्वायर मान लें, थोड़ा इसको एरेज, अगर इनको मान लिया जाए कि 1² × R बराबर 1000 है, 1000 वाट है। अगर ये इनका वैल्यू 1 रख दें, 1 रख दें, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 × R 1 R ही होगा, तो इनका वैल्यू कितना होता है, 1000 ही हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हाफ कर दिया जाए, मतलब 1 को अगर आधा कर दिया जाए तब क्या होगा। तो आधा का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 1/4 होता है। अब ये अगर 1/4 गुना 1000 करेंगे, अगर ये 4 से कटाएंगे तो 250 बार में कट जा रहा है, यानी अपना आंसर जो हो जाएगा 250 वाट। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आधा बार दिया रहे यानी 1/4 दिया रहे 250, तो 1 लाना है तो 4 से सिंपल गुना कर सकते हैं आप। यानी हाफ अगर दिया रहे तो हाफ का 1/2 होता ही है, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अगर आधा दिया गया है, सपोज दैट कहीं दिया रहेगा, सेकेंड हम इनको थोड़ा सा राइज करते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाफ लोड यानी 1/2 पर भार मान लिया जाए, इसी को हम जस्ट आप प्रूफ कर लेते हैं, 250 वाट है, तो फुल लोड यानी यूनिटी पर, हमेशा याद रखना फुल लोड का मतलब यूनिटी पर लेना है, हाफ लोड मतलब 1/4 होता है, जो भी दिया रहेगा, आधा दिया रहेगा 1/3 तो 1/3 करना है। तो अब इसका अगर